इसमें कह रहा है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। अब हम जीव की बात करते हैं तो क्या है, जीव के लिए भोजन की तो आवश्यकता पड़ती ही है। तो कोई भी जीव हो उसको क्या है, भोजन की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। आप लोग को पता है ना भोजन के घटक क्या क्या है, ठीक है। ये भोजन के घटक अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो पहले ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक, कि भोजन के घटक कौन कौन से। घटक मतलब होता है कि जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, पूछेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो पहले इसको स्टार बना के पहले लिख लो इसको, सबसे पहला बात। पहले लिखो सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए, जीवों के लिए भोजन आवश्यक होती है। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखो भोजन के घटक, भोजन के घटक, इंग्लिश में भी इसको लिखना है तो लिख लो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ब्रैकेट में करके अपना, कहीं कहीं साइंस में थोड़ा सा इंग्लिश का जरूरी पड़ता है तो आसानी पड़ती है, ठीक है, तो कहीं कहीं हम लिखवा दिया करेंगे। तो आप लोग लिख लो ब्रैकेट में करके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो भोजन के क्या क्या घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में आप लोग लिख लो तीन चार पॉइंट नहीं लिखना है, क्या क्या होता है लिख लो। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कॉमा करके लिख दिया, प्रोटीन के बाद वसा, वसा फैट्स होता है, विटामिन, विटामिन एवं खनिज, मिनरल्स, ठीक। साइंस पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग तो ये पॉइंट वाइज लिखते जाओ तुम लोग। तो आप लोग से जब पूछेगा कंपोनेंट्स फूड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप लोग क्या बताएंगे, बोलते जाओ, जब पूछूंगा क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। अभी याद होता जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग इसी समय जो है ना याद करते जाए। तो आप लोग से पूछा जाएगा बताओ कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, सब लोग बोलो क्या क्या है, ठीक। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये भोजन के क्या है, घटक हैं, ठीक। आगे देखेंगे भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक मतलब जो पादपों में पोषण, हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो पौधों में क्या है, पोषण पाया जाता है, ठीक है। तो हम भोजन करेंगे तो भोजन क्यों करेंगे, भोजन क्यों करेंगे, भोजन करने का कोई तो है ना, तो भोजन करेंगे, यानी जीव के लिए भोजन आवश्यक है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं। भोजन में क्या क्या पाया जाता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हम पढ़ लिए। लेकिन कह रहा है कि भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है इसका, भोजन का। तो इसके लिए हमको जानने के लिए क्या करेंगे कि भोजन की आवश्यक इसलिए है कि पोषक, क्या हुआ, भूख आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो पहले, आगे लिखो भोजन हमारे शरीर के लिए, भोजन हमारे शरीर के लिए जो जो पोषक का काम करता है, पोषक का काम करता है, पोषक का काम करता है। पोषक को लिख लो अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, पोषक के बगल में ब्रैकेट में लिख लो न्यूट्रिएंट्स। These components of food are called nutrients and are necessary for our body, यानी भोजन के लिए हमारा जो है आवश्यक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। आगे देखेंगे कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये हम पढ़े हैं पहले लिए। पादप यानी पौधे, ठीक है, प्लांट्स जिसके बोलते हैं हम, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। तो नोट करके लिखो, आप लोग नोट करके लिखो, पौधे
देखो कई पौधे आपको मिलेगा, पादप ज़्यादा मतलब बायोलॉजिकल लैंग्वेज होती है, वो ज़्यादा पौधे नहीं यूज किया जाता है, पादप यूज किया जाता है। ठीक है, पादप में जो जितने जितने पेड़ पौधे सभी जो है ना, घास फूस सभी आ जाएंगे उसके अंतर्गत, इसीलिए पादप यूज किया जाता है। ठीक, तो पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, ऐसे लिखो आप लोग, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं अपने यहाँ अपने से, वैसे ही जो है पादप भी क्या होता है, पौधे भी क्या होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जंतु, जीव जंतु जो है ना, आपको सभी जीव जंतु नहीं आपको भोजन बनाते हैं अपने आप से। अब गाय क्या अपने से भोजन बना सकती है क्या? नहीं बना सकती है। शेर अपने हाथ से भोजन बना सकता है? नहीं बना सकता है। वो दूसरे पर क्या, जानवर क्या होते हैं, जानवर भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पौधे भोजन बनाते हैं अपना। जानवर क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। आगे हमको पढ़ने को मिलेगा कि जानवर क्या होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि हम लोग क्या है, भोजन बनाते हैं, वैसे ही पौधे भी क्या होता है, वो भोजन बनाते हैं अपना। ठीक, ओके, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, वे पादपों और पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन बनाते तो हैं, लेकिन क्या है, हम लोग अगर कहेंगे तो मनुष्य भोजन तो बनाता है, लेकिन भोजन हम लोग भी क्या है, आश्रित होते हैं। मनुष्य भी क्या होता है कि तो किसी जानवर को खा करके मनुष्य रहता है, और कि तो पौधों को खाता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर भोजन अगर कहेंगे, हम तो भोजन बनाते हैं कब, कि जब पौधे से प्राप्त अगर हमको फल मिलता है तभी तो भोजन बनाते हैं हम। अगर भोजन बनाना बंद कर देंगे तो क्या हमको भोजन मिल पाएगा क्या? बताओ। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर भोजन अगर कहेंगे तो पौधे ही भोजन बनाते हैं, पौधे पर हम लोग भी आश्रित होते हैं, कह सकते हैं ना एक तरह से। हाँ, अगर पौधे भोजन बनाना अपना बंद कर देंगे तो क्या करेंगे, हम भी भूखे रह जाएंगे। हाँ, तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना? तो पौधे को जानवर भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। मनुष्य जो है जानवर को भी शिकार बनाता है कि नहीं? तो आगे देखो दिया हुआ है शब्द यहाँ पर कि पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग से, ये बड़े बुक में नहीं मिलता है, इसीलिए बेसिक पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, जानकारी थी हम लोग, जानकारी क्या, हम लोग भोजन बनाते तो हैं, लेकिन पौधों के द्वारा ही हम भोजन बनाते हैं, पौधे, ठीक है ना, पौधे ना रहे तो भोजन हम भी नहीं बना सकते हैं। लिखो यहाँ पर, लिखो, मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, आगे लिखो, मानव पादपों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं। इतनी बात तो आपको लोग समझ में आएगा यो हमको में से। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग से क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा घुमा करके, क्या मनुष्य अपना भोजन बनाता है? यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाएगा, हम तो बनाते ही हैं भाई, हाँ हम लोग बनाते ही है ना, तो कह देंगे हाँ भोजन बनाते हैं हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे फंस जाएगा मामला जब क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ अलग तरीके से दिया रहेगा तब। ठीक,
अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसको हम लोग पढ़ लें। चलो अब है पादपों में पोषण की विधि। लिख लो पादपों में पोषण की विधि। पादपों में पोषण की विधि, पोषण की विधि, पादपों में पोषण की विधि। हाँ पौधा लिख लो, अंग्रेजी में लिखो इसको ब्रैकेट में करके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो अब देखो पहले समझ लो इसको, ठीक है ना, उसके बाद लिखो। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, पादप जीव हैं, ठीक है ना। पादप क्या है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या यहाँ पे लिख क्या रहा है, पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी न किसी पौधे के माध्यम से या जंतु को ही अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं की शिकार करके, जैसे भी करके, ठीक है। लेकिन पौधे ऐसे होते हैं जो कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज और सूर्य के प्रकाश भी होता है उसमें, उसके द्वारा क्या है वो भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है ना। नोट करके लिखो, अलग से स्टार बना के लिखो कि पादप ही ऐसा एक जीव है। यहाँ जीव पर ध्यान देना जरूरी है। पादप जीव है कि सजीव, जीव है कि जीव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग लिखेंगे क्या कि पादप एक जीव है, ठीक है ना। सजीव निर्जीव आता है ना, तो पादप कभी भी क्या होता है, एक सजीव होता है, निर्जीव नहीं होता, ठीक है ना। तो पहले लिखो पादप एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, बना सकता है। और एक और ध्यान देना जरूरी है कि जब ये सभी जो जीव है, सभी जो बनाने की जो उसका वो है, जो पादप भोजन बनाता है, ये सभी उसी के अंदर रॉ मटेरियल जो होता है उसी के अंदर होता है। जैसे जल, क्या है, जल भी वो अपना प्राप्त कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है वो अपने से लेता है, ठीक है ना। खनिज भी क्या है वह अपने से लेता है, ठीक है। तो परिवेश में उपलब्ध होते हैं ये सभी पदार्थ मतलब क्या, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज इत्यादि जो ये पदार्थ हैं वो कहाँ मिलते हैं, उसी के परिवेश में होते हैं, उसी के क्या है, सराउंडिंग में, मतलब आसपास ही मिल जाते हैं। जल तो पौधे में जल डालते हैं तो जल मिल ही जाता है उसको, खनिज भी मिल जाता है और सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है, एंड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है उसको मिल जाती है। मतलब सराउंडिंग मतलब क्या, उसके आसपास ही उपलब्ध होते हैं। ये नहीं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जाकर वहां से खरीद कर लेकर आया, फिर जल लेकर खरीद कर लेकर आया, ऐसे काम नहीं करेगा ना। सब उसके सराउंडिंग में रहते हैं, ठीक है ना, सब उसके आसपास ही पाए जाते हैं। इसको भी नोट करके लिख लो, खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। नोट करके लिख लिया करो तुम, ठीक है ना। बोलो जहां नहीं समझ में आ रही। वाटर तो जल सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है, CO2 होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। मिनरल्स, खनिज को मिनरल्स बोलते हैं, ठीक। कि द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, मतलब प्लांट्स के जो है आसपास ही, सराउंडिंग मतलब आसपास ही जो है ये सभी जो है पदार्थ जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। यानी रॉ मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। रॉ मटेरियल में क्या आ जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, खनिज हो गया, वाटर हो गया। अब सराउंडिंग क्यों लिख रहा है, क्यों कह रहा है कि आसपास ही होते हैं। हम तो जानते हैं आसपास ही होता है, क्योंकि वो पौधा चल तो नहीं सकता है ना, जीव तो है लेकिन वो चल नहीं सकता है। जाकर के कुछ खरीद कर लेकर थोड़े ना आ जाएगा कि चलो यहाँ नहीं है वहाँ जाए तो उसके यहाँ मांग कर लेकर आ गए, चाहे खरीद कर लेकर, ऐसे काम नहीं करेगा ना। इसीलिए वहाँ पे सराउंडिंग लिखा हुआ है, ठीक। लिखो, इसको लिख लो आप लोग बाबू। पादप के भोजन बनाने वाले पदार्थ उसके परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं,
परिवेश को लिख लो, सराउंडिंग, परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। हाँ बाबू, हाँ ठीक है बोल, हाँ ठीक है बोल। पादप, पादप के भोजन बनाने वाले पदार्थ, भोजन बनाने वाले पदार्थ उसके परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। अब इसको मैं छोड़ सकता नहीं, ठीक है ना, छोड़ देता तो फिर समझ में नहीं आती आप लोगों को, ठीक है ना, इसको इसलिए नोट करा दिया मैं, परिवेश में ही होता है। पोषक पदार्थ आगे देख रहे हैं, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक कोई क्लास छोड़ कर क्यों जा रहा है बताओ, बिना पूछे क्लास छोड़ करके आप लोग चले जा रहे हो, ये मैं आगे फिर परमिशन मैं नहीं दूंगा, जो छोड़ के जाएगा बिना बताए उसको मैं परमिशन कल से नहीं दूंगा, ये ध्यान रहे। क्लास की मर्यादा आप लोग बनाए रखें, पढ़ना अच्छे से, तो नहीं तो फिर मजाक करनी है तो फिर मजाक करते रहो। कम से कम बता के जाया करो कि क्यों कुछ काम है, नहीं हम अभी कर पाएंगे, या जो भी हो बता के जाया करो, ठीक। आगे लिखो बाबू, आगे लिख लो आप, पहले समझ लो। पोषक पदार्थ सजीवों के शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। क्या होते हैं कि पोषक पदार्थ जो होते हैं, सजीव, सजीव में सभी की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो मानव से लेके जीव जंतु से, जीव जंतु के साथ साथ जो पौधों की बात कर रहा है, पौधे में तो जीव ही है। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ कौन हो गए, आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा दिया था, पोषक पदार्थ क्या क्या हो जाएंगे, पहले लिखा दिया था ना। तो पोषक पदार्थ जो है वो सजीव की शारीरिक संरचना, ठीक है ना, शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब हमको सजीव के लिए क्या काम करता है पोषक, पोषक क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना, शारीरिक संरचना को बनाए रखता है। शारीरिक संरचना मतलब क्या है, हमारा जो शरीर है, शरीर जो है स्वस्थ दिखाई देता है, वो क्या है, वो पोषक का ही काम होता है, ठीक है ना। शारीरिक की वृद्धि होना, शरीर जो है वृद्धि करता है ना, छोटे पहले छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये वृद्धि होता है शरीर का, तो ये भी क्या काम करता है, ये पोषक का ही काम होता है। अभी देखो आप लोग देखो, तो कुपोषण बच्चे देखे हो आप लोग, कोई देखा है कि नहीं कुपोषण, एक पहले कुपोषण मतलब क्या है कि अच्छे से भोजन ना मिले, ठीक है ना, बच्चे जो है अगर अभी माँ के पेट में है उस समय भी अगर भोजन अच्छे से ना मिले माँ को, ठीक है ना, तब क्या होता है, पोषक अगर अच्छे से भोजन ना मिलता है, अच्छे से पोषक तत्व ना मिले तो क्या होता है, शारीरिक संरचना जो सही से नहीं हो पाती है, ठीक है ना, शारीरिक संरचना खराब हो जाती है, ठीक, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती है अच्छे से। हाँ क्या है, कौन है बोलो, अच्छा ठीक है। तो शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव, समर्थ बनाने का काम भी क्या करता है, हमारा पोषक तत्व काम करता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है वो भी क्या करता है, पोषक का ही काम होता है। तो नोट करके लिखो आप लोग, पोषक का कार्य, पोषक का कार्य लिख लो, पोषक पदार्थ का कार्य, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ सजीवों के शरीर, शारीरिक संरचना, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, शारीरिक संरचना, वृद्धि, शारीरिक संरचना, वृद्धि, वृद्धि हो गया। वृद्धि के बाद क्या लिखा है, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव, रखरखाव के लिए समर्थ बनाता है, बनाता है तथा आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, तथा आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब आगे दिया है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के, किसी को दिक्कत होगा तो बता देना, कुछ पॉइंट हम लगेगा तो इंग्लिश में लिखवा दिया करेंगे। इस द न्यूट्रिएंट्स enable living the organism building of grow and damage parts of their bodies and provide the energy in the carry out of the living process, ठीक है, जरूर नहीं है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। अब देखो पोषक हम पहले पढ़ चुके हैं, अब पोषण पढ़ रहे हैं, पोषक, ठीक है ना। लिखो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, अब लिखो आगे लिखो कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि, जिसकी उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। हाँ बोल रहे हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं
सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हो गया। लिख लेना उसको, पोषण को लिख लेना, न्यूट्रिशन लिख लेना आप लोग। न्यूट्रिशन पोषण कहते हैं। आगे बोले, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, ठीक है ना, स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। स्टार्टिंग से बोल दे रहे हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी, यानी स्वयं से भोजन बनाना, ठीक है ना, स्वपोषी कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। हाँ, इसको स्वपोषी को इंग्लिश में लिख लो आप लोग, ऑटोट्रॉफिक। हो गया, लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, ऑटोट्रॉफिक लिख लो, AUTOTROPHIC। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है, ठीक है ना, और ट्रोफोस मतलब होता है सेल्फ, मतलब भोजन। ऑटो अपने से भोजन बनाने का काम करते हैं जो, ठीक है ना, समझने का बात ये है। हो गया ऑटोट्रॉफिक। आगे चला जाए, ठीक है। आगे स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। जंतु एवं रुक जाओ, लिखना नहीं अभी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? विषमपोषी में आएंगे कि स्वपोषी में आएंगे? हम लोग किस में आएंगे? स्वपोषी में आएंगे कि विषमपोषी में आएंगे? स्वपोषी में आओगी। Animals and most other organisms take food the prepared of plants. They are called by heterotroph, ठीक है, लिख लो। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अंग्रेजी में लिखना है तो लिख लो आप लोग, हेट्रोट्रॉप्स। HETEROTROPS, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हेट्रोस में होता है अदर, यानी दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है? विषमपोषी है। हम लोग पौधे पर आश्रित हैं, दूसरे जंतु पर आश्रित हैं, ठीक है ना। जंतु पर आश्रित होने मतलब क्या है कि अगर हम नॉनवेज वाले जो हैं वो क्या होंगे? दूसरे जंतु को तो मार कर नहीं, शिकार करके तो खाएंगे, भोजन करेंगे। हिस्ट्री में हमने पढ़ा ना, हिस्ट्री में क्या होते थे? वो तो पकाते भी नहीं थे, क्योंकि आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस समय। तो हम लोग क्या है? स्वपोषी नहीं है, विषमपोषी है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप की सभी भागों में निर्मित होता है?
अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। ये मतलब क्वेश्चन कर रहा है, इसको कोई जरूरी नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1.2, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल दो, ठीक है ना, 1.2 करके जैसे भी लिखना है उसको डाल दो। पहले ऊपर बड़ा सा हेडिंग डालो कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। इसको इंग्लिश में भी लिख लो तुम लोग, फोटोसिंथेसिस। हाँ वो खट गया, ओके, दिख रहा है, हिंदी में लिख लो, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लो फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश उसका बोल दे रहा हूँ, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। डैश करके लिख लो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह प्लांट्स के भोजन बनाने का क्या प्रक्रिया है उसको बताता है, उसी के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के तरीके से वो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वो भोजन बनाने का क्या है, प्लांट्स का प्रक्रिया है, ठीक है ना। कौन क्लास से गया, बिना बताए गई ना, चलो ठीक है, बढ़ा जाएगा, बोलो जल्दी। हाँ अच्छा, फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस हो गया ना, डैश करके लिख लो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया होता है। पत्तियां, आगे देखें, पत्तियां, ठीक है ना, पत्तियां मतलब जो पौधे में पत्ती जो होता है उसका पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पहले नोट करके लिख लो इसको, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां पत्तियां होती हैं, या ऐसे लिखो, पौधों की पत्तियां जो होती है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जैसे अपनी भाषा में लिख लो, कोई जरूरी नहीं कि मैं बोलूंगा वही लिखना है, अपनी भाषा में कुछ भी तुम लिख लो, अच्छे समझ में आनी चाहिए। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, हो गया, जल्दी बोलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों से पूछेगा कि जो पौधे होते हैं उसके अगर खाद्य फैक्ट्री हम कहेंगे किसे, तो पत्ती को बोला जाता है उसके, ठीक है ना। पत्तियां जो होती हैं पौधों के, वो क्या होती है, उसके खाद्य फैक्ट्रियां कह रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, यानी जितने कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है ना। फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, कच्चे माल को डालते हैं और वो क्या बनाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाना हो वो बनाने का काम करता है। वैसे ही पति क्या है, पति जो है उसके, वह क्या है, एक फैक्ट्री का काम कर रहा है, भोजन बनाने की फैक्ट्री, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात, इसको आसान भाषा में समझना, ठीक है ना, टेक्निकली नहीं लेना है, टेक्निकली नहीं लेना है इसको, ठीक, इसको आसान भाषा में समझना है कि जो पति होता है पौधों में, वह क्या है, खाद्य फैक्ट्री है। यानी पौधों की खाद्य फैक्ट्री अगर कहेगा तो खाद्य फैक्ट्री मतलब क्या, कि जितने कच्चे माल है, ठीक है ना, जितने पदार्थ हैं वह कहाँ जाएंगे, पहले पति के पास पहुंचना चाहिए, उसके फैक्ट्री के पास पहुंचना चाहिए। जब फैक्ट्री में जाए, अब हम लोग क्या है, भोजन बनाते हैं घर पे ना, तो कहाँ, किचन में तो सब खाना, सब हमको भोजन पदार्थ पहुंचाना होता है ना, पहुंचाना होता है कि नहीं बताओ। तो समझो कि वो किचन समझ लो, एक तरह से भोजन के अगर माध्यम बोलेंगे तो ये किचन है, वो समझ जाओ। पत्तियां जो होती है वह क्या है, पौधों की एक किचन है, ठीक है। वहां पर सभी कच्चे माल वहां पहुंचेंगे, उसके बाद वो पक करके बाहर आएंगे, ठीक है ना, वो बन करके बाहर आएंगे। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। मृदा में, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है, मृदा में उपस्थित क्या होते हैं, मिट्टी में क्या क्या उपस्थित हो सकते हैं, जल हो सकता है, खनिज हो सकता है। जल और खनिज कहाँ मिलेगा, जल और खनिज जो है, अगर हम पौधे के ऊपर जो जल डाल देंगे तो उससे हमको जल उसको नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं, उसको नहीं मिल पाएगा, कोई फायदा नहीं ऊपर डालने से। जल जो मिलेगा वह नीचे से ही जाएगा, जड़ के माध्यम से ही जाएगा। कहाँ से जाएगा, तो जड़ के माध्यम से ही जल पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा वो जल, भी कहाँ पहुंचेगा, तो पत्ती के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। तो जल और खनिज क्या, हाँ, मिनरल मिट्टी में ही पाया जाता है भाई। जल और खनिज जो होता है वह मिट्टी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो वह जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से, पहले प्रक्रिया पूरा समझ लो, ठीक है, उसके बाद समझना। जो नहीं समझ में आएगी पूछना है, यहाँ पर चुप नहीं रहना, मैं फिर पूछूंगा। पहले फिर से बता रहा हूं, मृदा में उपस्थित, ठीक है, पहले लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझ लो। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो खनिज और जल हमारा क्या मृदा में होती है, मिट्टी में होती है, पाई जाती है ना। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात, हाँ मैं हाँ बोलते जाओ तुम लोग, जहाँ पूछ रहा हूँ।
जल और खनिज क्या है, मिट्टी में पाया गया। मिट्टी में जड़ है, पौधे का जड़ क्या होता है, मिट्टी में होता है। वह जड़ के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, भोजन यानी किचन में पहुंचेगा उसके, ठीक है ना। पौधे का किचन कहाँ है, तो पत्ती में है, ठीक है ना। अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से, तने मतलब जो पौधे के तने होते हैं ना, निकले रहते हैं जो, तने के माध्यम से, तने पर ही पत्तियां होती हैं, बात समझ में आ रही है ना। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचने का काम करता है। जड़ से लेकर के जल, जड़ से क्या लिया गया, जड़ से खनिज और जल उठा करके वह क्या करेगा, तने से होकर के पत्ती तक पहुंच गया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हमको उम्मीद है समझ में आ रही है ना। पहुंचा दिया। पत्ती के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। आप पत्ती जब देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना। वो छिद्र के माध्यम से, सूक्ष्म बहुत छोटे होते हैं, पता नहीं चलता है, देखने से पता नहीं चलता है। चाहे कोई पत्ता में जो है ना दिखाई देता है, वो आप देखेंगे आप लोग दिखाई देगा, वो थोड़ा छोटा छोटा लगेगा, छिद्र जैसा है, ठीक है ना। तो वो छिद्र के माध्यम से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हमारे वायुमंडल में मिलता है ना। बोलो 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 जल्दी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारा वायुमंडल में मिलता है। तो वायुमंडल के माध्यम से तो जल के माध्यम से तो जाएगा नहीं, वो कैसे जाएगा, तो पत्ती के माध्यम से वो पहुंचेगा कहाँ पर, तो पत्ती के माध्यम से जितने छिद्र होते हैं वो छिद्र के माध्यम से पहुंच जाएगा। फिर वो कहाँ पे, तो किचन में पहुंच गया किचन में। यानी उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सूर्य का प्रकाश भी ले लिया, नीचे से जल ले गया और नीचे से खनिज ले गया। ये सभी पदार्थ वहां पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, पत्ती के पास, यानी किचन के पास उसके पहुंच गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, आगे पहले समझ लेंगे, उसके बाद में लिखवाऊंगा। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, इस छिद्रों को रंध्र कहते हैं, ठीक है। अब लिखने वाली बात आगे कुछ, पहले थोड़ा सा और देखें। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये पहले मैं बता दिया था। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। अरे हमारे शरीर में क्या नस होते हैं ना, नस देखियो, सब देखियो, नस नहीं देखियो, जैसे नस होता है ना हम लोग में, वैसे ही पेड़ों को जो है एकदम पूरी बारीकी से जब पढ़ना होगा, बहुत विस्तृत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हमारा शरीर का जो है ना, वैसे ही जो है पेड़ पौधे में भी पाया जाता है, ठीक है। बाद में जब समझाएंगे थोड़ा लंबा इसका बनेगा, अलग अलग पॉइंट जब पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे। देखो जैसे ये सब दिख रहे हो तुम लोग, ऐसे ही होता है हमारे जैसे शरीर में होता है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही जो है वह उसमें भी पाए जाते हैं, किसमें, पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं, ठीक। पेड़ पौधे हमारे शरीर से अलग जैसा व्यवस्था नहीं है कुछ, बस प्रक्रिया सब जगह अलग होती है। रंध्र कहते हैं, छिद्रों को क्या कहते हैं, अब तुमने पूछ देगा छिद्रों को क्या कहते हैं, पेड़ पौधे में जो छिद्र होते हैं क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखवा दूंगा उसको। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, देखो रहा है ना, वाहिकाएं कैसी होती है, नली के समान होती है। जैसे हमारे नस होते हैं, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जो होता है, जो नस होता है, वो क्या होता है, नली के समान होता है, तभी तो ब्लड सर्कुलेट होता है चारों तरफ। वैसे ही जो होते हैं वो पेड़ पौधे में भी पाया जाता है। इतनी बात सिंपल है, कहानी जैसे समझते जाओ तुम लोग। वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ और तना, शाखाओं और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। पोषकों की पत्तियां तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। मार्ग मतलब वही है कि जैसे जैसे रास्ता गया, कैसे पहुंचाना है उसको किसी भी तरीके से, ठीक, मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। आगे हमको पढ़ने को मिलेगा, इसको विस्तृत थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अभी विस्तृत पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं। पत्तियों में एक हरा वर्ण होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है। आगे मैं लिखवाऊंगा, अभी पहले समझते जाओ। क्लोरोफिल से हमारा क्या मिलता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए पत्ती की सहायता करता है, ठीक है। क्लोरोफिल के माध्यम से जो है क्या पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश किसके पास पहुंचता है, तो पत्ती के पास पहुंचता है। पहुंच गया सूर्य का प्रकाश भी, बोलो। अरे सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा तभी तो खाना पकेगी, बोलो। इतनी बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो संग्रह के पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तथा इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। मैं लिखवाता हूँ, ठीक है ना, ऊपर से यहाँ लिखवाने जब पहले लिखवा लें। पहले लिखो आप लोग, क्या लिखवाए थे, पादप की खाद्य फैक्ट्री पत्ती है, ठीक है, इतना लिख लिए थे। आगे लिखो, मतलब सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचना जरूरी होता है। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचना जरूरी होता है, ठीक। आगे लिखो, मृदा में उपस्थित जल और खनिज,
जल और खनिज, जल को वाटर और खनिज को मिनरल्स। जल और खनिज, मृदा में उपस्थित जल और खनिज पौधे के जड़ के द्वारा 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 अवशोषित करके तने के माध्यम से म्यूट कर दो, कोई अपना रखा है ऑन, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्तियों मतलब तव में देख लेना तुम लोग, तव में छोटा त रहता है उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर हस्बैंड वाला पत्ती हो जाएगा। पत्तियों तक, हाँ, अवशोषित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक। अवशोषित मतलब बाबू की जैसे खनिज क्या हो गया, खनिज और जल जो है उसको अपने में जो है जड़ क्या कर लेगा, जड़ जो है अपने पास रख लेगा, ठीक है ना, जितना जरूरत है उतना ले लिया, उसको फिर क्या कर दिया, पत्ती तक पहुंचा दिया। बात समझ में आ रही ना, अवशोषित मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। मान लो कि उसे अपने झोला में रख लिया, लेकर के पहुंचा दिया, ठीक। ज्यादा टेक्निकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बोले, ठीक है, ओके ओके ओके। अवशोषित करके क्या किया, माध्यम से पत्ती तक। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों, ऐसे लिखो, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में CO2 लिख लो, CO, O के नीचे छोटा सा 2 होता है, ठीक है ना, उसी के नीचे नहीं, दाएं साइड नीचे CO2। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश पत्ती के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों लिख करके ब्रैकेट में छिद्र कर लेना, रंध्रों, हाँ, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश पत्ती के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा होता है। सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के बगल में छिद्र लिख लेना ब्रैकेट में करके, कि रंध्रों का समझ में आगे में लिखवाऊंगा भी। नहीं समझ में आया, सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जरूरी है ना भोजन बनाने में, समझ में आई इतनी बात, बोले बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड का भोजन बनाने में जरूरी है, ये पदार्थ है उसका भोजन बनाने का, ठीक है ना। अब इसको जो है पेड़ के उसके किचन में पहुंचाना है भाई, फैक्ट्री में पहुंचानी है ना उसकी, तो फैक्ट्री में पहुंचाने का जो काम होता है, पहुंचने का काम होता है, कि वो खनिज और जल जो है वो तो जड़ के माध्यम से पहुंच गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित होता है, इसलिए वह पत्ती जो होता है ना, जो पत्तियां होती हैं उसके माध्यम से वो अंदर जाता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना। कैसे, तो पत्तियां में जो छोटी छोटी छिद्र होती हैं, जिसको रंध्र बोला जाता है, वह छोटी छोटी छिद्र के माध्यम से अंदर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, बोलो आगे ना। अब लिख लो, उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा जाता है, ठीक है। आगे लिखो, कोशिका लिखना है, ठीक है ना। कोशिका बारे में समझ जाओ। कोशिका क्या होती है, जैसे इमारत जो होता है, घर जो होता है, वो क्या ईंटों के माध्यम से बनती है ना, ईंटों के माध्यम से। वैसे ही जो है हमारा जो शरीर है वह क्या है, कोशिकाओं के माध्यम से बनता है, ठीक है ना। जो छोटी छोटी इकाइयां होती है उसके हम कोशिका कहते हैं। तो पहले नोट करके आगे लिखो, आगे लिखो। जीवों का शरीर, सजीवों का शरीर मतलब सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहा है, जितने सजीव हैं वो सबकी बात कर रहा है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, जिसे हम कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो इकाई जो होती है वो क्या होती है, जो छोटी इकाई जो होती है, सूक्ष्म इकाई जो होता है वह क्या होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे
इमारत बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही बॉडी बनाने के लिए जो है वह कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। कोशिका को इंग्लिश में लिख लो, सेल्स, CELLS। आप लोग चित्र में दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो चित्र में दिख रहा है, वही सेल है। ठीक है, आगे बोले। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो कोशिका को देखने के लिए हमको क्या है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी जैसे हम दूरबीन से क्या करते हैं, देखते हैं ना बाहर की चीज़ें, वैसे हम लोग जो छोटी छोटी चित्र को देखने के लिए, हाँ माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक है ना। माइक्रोस्कोप बोला जाता है इंग्लिश में, सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों को देखने का प्रयोग किया जाता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। लिखो, कोशिका एक पतली बाह्य, कोशिका जैसे मान लो कोशिका हो गई है। ठीक है, कोशिका हो गई, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होता है। ठीक है ना। कोशिका के बाहर क्या होता है, एक झिल्ली होता है। आप लोग देख रहे होंगे, कोशिका के ऊपर देख लो, लास्ट में एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, चारों तरफ से दिख रहा है कि नहीं, इसमें देखो ध्यान से, तो झिल्ली होता है। ठीक है ना। उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। लिखो, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। ठीक है, कोशिका है, तो कोशिका बाह्य संरचना द्वारा क्या है, घिरी हुई है, बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा ना, वहां चित्र बना लेना, इसको मैं भेज दूंगा। अब देखो क्या कर रहा है कि कोशिका में केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। तो लिख लो, कोशिका में कोशिका के केंद्र में, ऐसे देखो, कोशिका के केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, संरचना स्थित होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। हाँ, और एक सुनो, उसको लिख लेना आप लोग, उसको लिखना, झिल्ली को लिख लेना सेल मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में लिख लेना सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में लिख लो MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, कौन सा कोशिका झिल्ली, केंद्र वाला ना, हाँ ठीक है। कोशिका के केंद्र में सुस्पष्ट स्थित संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं उसे, NUCE, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियस कहते हैं। ब्रैकेट में न्यूक्लियस कर लो केंद्रक को। अब आगे लिखो, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। लिखो, केंद्रक चारों ओर से जेली के माध्यम से, जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म, SYTOPLASM,
साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा चित्र के माध्यम, इसे आगे नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा बुक नहीं दिख रहा है, अब देखो दिख रहा बुक? हाँ, अब इसको पहले समझेंगे, ठीक है ना। कोशिका को अच्छे समझ जाओ तुम लोग। पहले मैं क्या लिखवा हूँ, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका एक क्या होती है, दीवार की तरह होती है, ठीक है ना। शरीर में हमारा जो बॉडी की संरचना जो होता है उसका एक दीवार के रूप में काम करता है। पहले चित्र आप लोग देखते जाएंगे, चित्र में कैसे दिया हुआ है। चित्र में देख रहे हैं ना आप लोग, बीच में क्या है, केंद्रक है। केंद्रक भी पढ़ चुके हैं हम लोग। जो कोशिका होती है, कोशिका की बाहरी जो संरचना, बाहरी जो होता है उसका एक क्या होता है, एक बाहरी एक झिल्ली होती है, ठीक है ना, जिसको हम क्या है, बाहरी संरचना, उसकी पतली एक बाहरी संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ध्यान समझते जाओ, कोशिका झिल्ली कहते हैं। एक कोशिका की झिल्ली के बाद क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाद अब अंदर जो होता है एक केंद्रक होता है, ठीक है ना। अंदर क्या होता है, अंदर आप देख रहे हैं चित्र में, आप लोग देखते जाओ। केंद्रक किसे कहते हैं, कह रहा है कोशिका केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना पाई जाती है। एक सुस्पष्ट संरचना, गोल दिख रहा है आप लोगों को, बीच में गोल टाइप का दिख रहा है ना, एक थोड़ा पत्थर जैसा जो भी हो चित्र दिख रहा है। आकार मतलब गोल जैसा लगभग आकार है। तो उसको जो है आकार, जो आकार दिख रहा है आप लोगों को, उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम केंद्रक बोलेंगे। क्या कहेंगे, केंद्रक बोलेंगे, ठीक है ना, केंद्रक बोलेंगे। ठीक, ये भी हम लोग बात समझ में आ गई। केंद्रक भी क्या होता है, एक जेली से जो है, आप लोग बीच में देख रहे हैं बूंदी बूंदी जैसा दिख रहा है, बिंदा छोटा छोटा छिद्र जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। ये चारों तरफ जो है एक जेली है, ठीक है ना, वो मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जेली के माध्यम से क्या है, केंद्रक जो होता है वो जेली के माध्यम से चारों ओर से क्या है, घिरा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग केंद्रक देखें, केंद्रक भी क्या होता है, चारों तरफ से जेली से घिरा हुआ है। हमारा जो है कोशिका भी क्या होता है, चारों तरफ से एक झिल्ली के माध्यम से घिरी होती है, ठीक है ना। तो कोशिका जो घिरी होती है वो कोशिका झिल्ली कहते हैं, और केंद्रक जो होता है वो चारों तरफ से जेली पाया जाता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं उसको। इतनी बात समझ में आ गई। चार कुछ हम बताए हैं इसमें कोशिका में। पहले क्या बताया, कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है ना, कोशिका किसे कहते हैं। उसके बताया कि कोशिका के बाहर क्या होती है, एक पतली सी जो है परत जो पाई जाती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक होता है, एक अंदर संरचना होती है, केंद्रक जिसे कहते हैं। और केंद्रक के बाहर जो जेली होती है उस जेली को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये चार चीज मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये चार चीज मैंने बता दिया। इस चित्र को मैं भेज दे रहा हूँ, आप लोग चित्र बना लेना, ठीक। उसके आगे हम जो है वो कल बताएंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रंध्र से, ठीक है ना, रंध्र से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग क्लास फिर